जय हिंद दोस्तों। अल्ट्रा ड्रीम स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तक कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक में बताया गया है। ठीक है, तो 28 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसको हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। ठीक है, तो 29 और 30 ये दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल जो 29 है वो क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। किनके हितों का संरक्षण करता है? अल्पसंख्यकों के। यानी कि जो आर्टिकल 29 है वो किनके लिए उपलब्ध है? अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए इसके अंतर्गत देश के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को, देश के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को, इसका मतलब ये आर्टिकल 29 किसके लिए उपलब्ध है? नागरिकों के लिए। ठीक है, जो देश के सिटीजन हैं उनके लिए। ठीक है, नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का उन्हें अधिकार है, तथा इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में, ठीक है, किसी भी नागरिक को जो सिटीजन है इंडिया के, उनको राज्य के अंतर्गत आने वाले या उससे सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है किसी भी नागरिक को। ठीक है, जो इंडिया की सिटीजन है। तो इसको आप लोग याद रखिए, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 29 में। ठीक है, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले या उससे सहायता प्राप्त करने वाले, ठीक है, जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं और उस या फिर उससे सहायता प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक कोई भी संस्थान हो, ठीक है, तो उन संस्थानों में, उन शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए। देखिए अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं बताई गई है। ठीक है, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं बताई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया है। किस तरह से? कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50% से कम सभी धर्मावलंबी अल्पसंख्यक होते हैं। 50% से कम जितने भी धर्मावलंबी हैं वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यदि उनकी संख्या समाज में 50% से कम है तो वो क्या होंगे? अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया है, हालांकि इसकी परिभाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन की गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। ये है आर्टिकल 29। अब देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है। देखिए जो आर्टिकल 30 है, देखिए इसमें लिखा है यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद क्या करता है? अनुच्छेद जो है आर्टिकल 30, यह अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हों या फिर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हों, ठीक है, चाहे वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक कहलाते हों या फिर भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक हों, उनको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। देखिए पहला है, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है, सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। और देखिए इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद जो 30 है, अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। वो अनुच्छेद 30 कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षा संस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है, वो उन्हीं की भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं हैं, ठीक है, एजुकेशन सेंटर हैं जो अल्पसंख्यक के, देखिए वो कितने तरह के होते हैं। देखिए पहले तो वो हैं जो राज्य से आर्थिक सहायता लेते हैं एवं मान्यता लेते हैं। ठीक है, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता ये दोनों लेते हैं राज्य से, ठीक है, सरकार से। ठीक है, और दूसरे वो हैं ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता राज्य से प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरे वो हैं जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं
ठीक है, वो टोटल सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो राज्य से ना तो मान्यता लेते हैं ना ही राज्य से सहायता लेते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे होते हैं राज्य से मान्यता भी नहीं लेते हैं और सहायता भी नहीं लेते हैं, तो ऐसे जो शिक्षण संस्थान है अल्पसंख्यकों के, ये संस्थान अपने प्रशासनिक मामलों में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल होंगे स्वतंत्र, क्योंकि राज्य का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। ठीक है, परंतु इसमें याद रहे सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, कर कानून, श्रम कानून इत्यादि कानून आवश्यक है। ठीक है, इनका ध्यान रखना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के हैं। और ये जो दोनों प्रकार हैं शिक्षा संस्थानों के अल्पसंख्यक के, ठीक है, राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता लेते हैं, जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं, इनमें इन संस्थानों में राज्य के अनुसार स्टाफ, पाठ्यक्रम, अनुशासन एवं साफ सफाई रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, जो ऐसे संस्थान होते हैं ये दो टाइप्स के, ठीक है, इनमें राज्य के अनुसार ही स्टाफ होगा, वहां का पाठ्यक्रम होगा, अनुशासन होगी और साफ सफाई राज्य के अनुसार ही रहेगी। तो इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आर्टिकल 30 क्या कहता है। देखिए जो आर्टिकल 30 है वो कहता है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए हैं, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रखा जाए। इसका मतलब सीधा सा यही है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यकों को कुछ विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, जो सरकार उनको विशेषाधिकार देती है, जो संविधान उनको विशेषाधिकार दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से आगे ले जाना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में रखा जाए। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हैं, उनको समानता लाना, उनमें समान स्थिति में ले आना बहुसंख्यकों की। ठीक है, यानी कि बहुसंख्यक है जो और अल्पसंख्यक है, उनको एक ही पटरी पर ले जाया जाए, इसलिए इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था, 2009 में बना था, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ कि प्रत्येक शिक्षण संस्थानों को समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% स्थान प्रवेश के समय आरक्षित रखने होंगे। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में बना था वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, और इसने क्या प्रावधान किया, इसने प्रावधान किया जो समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे हैं तो उनको प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में 25% स्थान प्रवेश के समय सुरक्षित या रिजर्व रखने होंगे, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड जो होता है उन बच्चों का वो बहुत ही पिछड़ा होता है, इसलिए वो शिक्षा में थोड़ी पीछे होते हैं। यदि उनको रिजर्व स्थान मिलेंगे तो यह देश के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए कुछ स्थान रिजर्व रखने होंगे। ठीक है, परंतु दोस्तों यहां पर एक बात याद रखना कि आर्टिकल 30 के कारण यह नियम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 30 जो है वो इस नियम को, ठीक है, 25% स्थान रिजर्व रखने वाले नियम को लागू नहीं करता है जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनमें। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखना। देखिए अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 31 जो मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, तथा अनुच्छेद 300A के तहत या 300 का के तहत इसे संवैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें आप लोग केवल इतना ही याद रखिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग दोस्तों कंप्लीट करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।